Hello friends, welcome to BSc Semester 5 Microbiology and Biotechnology video lectures. In both these semesters, we are discussing paper 501 and paper 8 respectively. In both these papers, we are discussing unit number 3, and in unit number 3, we are discussing bacterial transcription or process of transcription in prokaryotes. In last lecture, we covered elongation of transcription in bacteria. Now, as you know, the process of elongation of transcription in bacteria is mainly performed by RNA polymerase on its own. RNA polymerase unwinds double-stranded DNA forward side, then it synthesizes the complementary RNA on template strand, then it separates the RNA or elongated RNA from its RNA exit channel. Then when it moves in the forward direction, it rewinds the separated single-stranded DNA again into a double-stranded form. So this RNA polymerase is very different from that of a DNA polymerase, because DNA polymerase cannot initiate the replication on its own. It requires the primer, while RNA polymerase does not require primer, and it essentially performs all the activity on its own, while DNA polymerase require multiple enzymes as well as proteins to perform the process of a replication, while you can see here very limited number of factors are required by RNA polymerase. If we can recall, sigma factor is the initiation factor, while a Gre factor and Nus factors are the elongation factors. चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं टर्मिनेशन ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन। तो जब आरएनए पॉलीमरेज पहुंचता है ऑन अ टर्मिनेटर सीक्वेंस, देन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज टर्मिनेटेड. एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, जीन इज अ डिफाइंड सेगमेंट ऑफ अ डीएनए मेनली फ्लैंक्ड बाय प्रमोटर एंड टर्मिनेटर सीक्वेंस. मतलब कि आप जिसको जीन कहते हो, एक पर्टिकुलर डिफाइंड पार्ट है डीएनए का जिसके आसपास प्रमोटर और टर्मिनेटर होता है. तो जब एक्चुअली प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रिचेस अप टू टर्मिनेटर सीक्वेंस, देन देयर शुड बी अ टर्मिनेशन ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन. मतलब कि जब आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब करते करते टर्मिनेटर तक रीजन तक आ जाता है तो टर्मिनेशन हो जाना चाहिए. अब टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज. इसके दो टाइप्स हैं. एक को बोलते हैं रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन और दूसरे को बोलते हैं रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन. Rho, RHO, is a hexameric ring-shaped protein which is having a ATPase activity. If Rho is not involved in a termination of transcription, then it is referred as a Rho independent termination of transcription. And if Rho is involved in a termination of a transcription, then it is considered as a Rho dependent termination. तो रो नाम का प्रोटीन अगर इन्वॉल्व होता है तो उसको हम रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन कहते हैं, और अगर रो प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होता है तो इसको हम रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. चलिए पहले हम देखते हैं क्या होता है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. देखिए, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में कोई प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होता है. आरएनए इटसेल्फ फोर्सेस द टर्मिनेशन ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन. मतलब कि आरएनए जब बन जाता है तो ये खुद ही एक्चुअली टर्मिनेशन को फोर्स करता है और अल्टीमेटली टर्मिनेशन हो जाता है. और इसीलिए इसको इंट्रिंसिक टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं. क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक टर्मिनेशन ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन. क्योंकि इस प्रोसेस में कोई प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होता है. आरएनए ऑन इट्स ओन basically responsible for a termination of a transcription. Now रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन सीक्वेंस हैज a specific structure. बराबर, जो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन सीक्वेंस होती है उसमें दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं. एक होता है 20 बेस पेयर का सीक्वेंस जो दो इन्वर्टेड रिपीट्स में डिवाइड हो सकता है, और दूसरा होता है 8 80 बेस पेयर, 8 80 बेस पेयर. तो ये जो इन्वर्टेड रिपीट्स होता है, ये जब इन्वर्टेड रिपीट वाला स्ट्रक्चर जब ट्रांसक्राइब हो जाता है तो ये आरएनए के फॉर्म में हेयरपिन लूप जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, विच इज फॉलोड बाय देन एयू बेस पेयर इन आरएनए डीएनए बेस पेयरिंग. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर सीक्वेंस होता है, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर सीक्वेंस होता है, इसमें एक्चुअली दो इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं.
टोटल ये 20 बेस पेयर का एक सीक्वेंस होता है, उसमें 2 इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं। यहाँ पे जो ब्लू से बताया गया है, ये एक ब्लू, ये दूसरा ब्लू, ये डीएनए का पार्ट होता है। इसके बीच में जो इन्वर्टेड रिपीट्स के बीच में सेगमेंट होता है, ये कंप्लीमेंट्री नहीं होता है। तो इसलिए होता क्या है कि जब ये रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर सीक्वेंस खुद ट्रांसक्राइब हो जाती है तो आरएनए बनता है। अब आरएनए के अंदर इंट्रा चेन बेस पेयरिंग हो जाता है। क्या होता है? इंट्रा चेन बेस पेयरिंग। यहाँ पे आप देखो, इंट्रा चेन बेस पेयरिंग मतलब क्या होता है कि आरएनए में अगर जी होगा तो सामने सी होगा, आरएनए में एक पार्ट पे सी तो सामने आरएनए के पार्ट में जी होगा। तो ऐसे आरएनए के अंदर ही अंदरों अंदर इंट्रा चेन बेस पेयरिंग होता है और उससे हेयरपिन जैसा स्ट्रक्चर बनता है। इसको हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। दिस हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर इज देन फॉलोड बाय 8 AU बेस पेयर, मतलब कि आरएनए के अंदर U और डीएनए के अंदर A। अब आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिव साइट में ये एक्चुअली हेयरपिन लूप बन जाता है। अब नेचुरल सी बात है कि आरएनए पॉलीमरेज की जो एक्टिव साइट होती है वो काफ़ी स्मॉल साइज होती है, वो एक्चुअली अलाउ नहीं कर सकती ऐसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर को, और उससे एक्चुअली आरएनए डीएनए बेस पेयरिंग पे एक्चुअली फोर्स आता है और ये फोर्स एयू बेस पेयर, जो वीकेस्ट बेस पेयर माना जाता है, ये विथस्टैंड नहीं कर सकता है और अल्टीमेटली आरएनए होता है, ये डीएनए में से रिलीज हो जाता है। चलिए मैं फिर से रिपीट करता हूं कि रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर जो सीक्वेंस होती है, इसमें 2 इन्वर्टेड रिपीट्स होती है। सबसे पहले तो ये जो इन्वर्टेड रिपीट्स होती है इसका ट्रांसक्राइब होना जरूरी होता है। दूसरा कि इट इज देन फॉलोड बाय 80 बेस पेयरिंग। डीएनए में 80 बेस पेयरिंग होती है, 8 कंटिन्यूस 80 बेस पेयरिंग होती है। तो जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए में एयू बेस पेयर आ जाता है। दूसरा कि जब रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर सीक्वेंस जब ट्रांसक्राइब होती है तो आरएनए बनता है। ये आरएनए की अंदर ही इंट्रा चेन बेस पेयरिंग होता है। इंट्रा चेन बेस पेयरिंग होने से आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है ये एक्चुअली हेयरपिन जैसा हो जाता है और इट इज देन फॉलोड बाय एयू बेस पेयरिंग। अब हेयरपिन जैसा आरएनए का स्ट्रक्चर एक्टिव साइट के अंदर बनता है, जो एक्चुअली एक्टिव साइट के लिए काफी बड़ा होता है और इसीलिए आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिव साइट पे कंस्ट्रेंट फोर्स क्रिएट होता है, जिससे डीएनए आरएनए बेस पेयरिंग पे फोर्स आता है और अल्टीमेटली डीएनए और आरएनए की बेस पेयरिंग टूट जाती है और आरएनए होता है वो रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखो कि जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ये बराबर, प्लीज कंटिन्यू, आई विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर जो सीक्वेंस होती है उसका खुद का ट्रांसक्रिप्शन होना एसेंशियल होता है, नंबर 1 थिंग। जब ये ट्रांसक्राइब होती है तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो कि ये जो ग्रीनिश पार्ट है ये आरएनए है। अब ये जब ट्रांसक्राइब खुद होता है जो टर्मिनेटर सीक्वेंस, तो ये अल्टीमेटली आरएनए जो होता है ये डीएनए के साथ एयू बेस पेयरिंग से बाइंड होता है, आरएनए में यू, डीएनए में ए। अब बिकॉज ऑफ इन्वर्टेड बेस पेयर इन डीएनए, इन आरएनए नाउ देयर वुड बी अ इंट्रा चेन बेस पेयरिंग, मतलब कि आरएनए का एक पार्ट आरएनए के दूसरे पार्ट के साथ कंप्लीमेंट्री हो जाता है और बीच में एक लूप जैसा बन जाता है। यहाँ पे आप देखो तो ये जो ग्रीनिश स्ट्रक्चर है आरएनए का, ये हेयरपिन लूप जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। अब ये हेयरपिन लूप लार्ज साइज होती है जो एक्टिव साइट में फिट नहीं हो सकती है और अल्टीमेटली फाइनली ये फोर्स करती है एक्टिव साइट को और उससे आरएनए जो होता है ये डीएनए पर से रिलीज हो जाता है और इसी को कहते हैं हम रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। चलिए, जो मटेरियल में हमने लिखा है इसको थोड़ा समझते हैं। रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक टर्मिनेटर ड्यू टू it does not depend upon the protein to carry out the termination and only relies upon the RNA to bring about the termination। मतलब कि जो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है ये कोई प्रोटीन, रो नाम के प्रोटीन पे डिपेंडेंट नहीं होता है और खुद आरएनए पे रिलाई करता है टू ब्रिंग अबाउट द टर्मिनेशन। This terminator has 2 important elements. One is a 20 base pair sequence arranged in a form of a inverted repeat एंड स्ट्रेच ऑफ 80 बेस पेयर। तो डीएनए में एक इन्वर्टेड रिपीट होती है जो जब आरएनए बनेगा तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट बन जाएगा और दूसरा की एक स्ट्रेच ऑफ 80 बेस पेयर होता है। दिस
elements do not affect the polymerase until after they have been transcribed. मतलब कि जब रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर को वर्क करना होता है तो ये तभी वर्क कर सकता है कि जब आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ये रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर को ट्रांसक्राइब करे. जब तक इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है तब तक ये फंक्शन कर सकते नहीं है. And they can only affect the RNA rather than the DNA. ये RNA के ओर से अफेक्ट करता है और अल्टीमेटली ट्रांसक्रिप्शन होता है. Okay, resulting RNA from the transcription of the terminator form a hairpin loop like secondary structure. ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको hairpin loop like secondary structure कहते हैं. Due to the intra-chain base pairing, this hairpin loop structure is followed by a stretch of a AU base pair with a DNA. Hairpin loop like structure act as a terminator by forcing RNA exit channel as well as the active site or by the forcing the RNA template pairing, मतलब कि RNA DNA pairing. चलिए इसी चीज़ को हम थोड़ा